सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाले से। आज अफगान मीडिया नुमाइंदगान से वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की, कहा कि पाकिस्तान आइंदा किसी के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अशरफ गनी से भी मुलाकात में चाहते थे कि हम तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें। अशरफ गनी ये चाहते थे, लेकिन हम तालिबान पर हर तरह का प्रेशर डालेंगे, मगर अब पाकिस्तान किसी की जंग नहीं लड़ेगा। अफगानिस्तान के मसले का वाहिद हल तालिबान को हुकूमत साजी में शामिल करना है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से मुलाकात की और अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी से मुतालिक सवालों के जवाब दिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अशरफ गनी चाहते थे कि हम सरहद पार से नकलो हरकत को रोकने की कोशिश करें। हमने उन्हें कहा कि जहां लोग सरहद पार करते हैं हम वहां कार्रवाई करेंगे। अगर आधे अफगानिस्तान पर तालिबान को कंट्रोल हासिल है तो वो पाकिस्तान में आकर क्या करेंगे? और वो चाहते थे कि हम तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करें। हम सब कुछ करेंगे लेकिन मजीद फौजी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कहना था वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये भी कहा कि हम माजी में किसी और की जंग लड़ रहे थे और इसमें हमारी 70,000 लोगों की जानें गई। अब पाकिस्तान इस पर मुत्तफिक है कि कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। अफगान हुकूमत जिस तरह का दबाव चाहती है हम तालिबान पर डालेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में हम हमारे मफाद में है, मगर फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। साथ साथ गुज़श्ता रोज़ हल्का PP 38 का रिजल्ट भी आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें भी बाजी ले गया। इससे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह अपने नाम की। उससे पहले हम बात करते थे 9 जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उनमें सिवाय एक के 8 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले जब बात की जाती थी इन शिकस्त के हवाले से तो अपोजिशन यही कहती थी कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हो रही है। इस पर बात करेंगे कि अब जो धारा बदला है इसकी क्या वजह है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले से, कोविड की सूरत हाल के हवाले से, डेल्टा वेरिएंट, भारतीय वेरिएंट जो इस वक्त पाकिस्तान में पंजे गाड़ रहा है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद। तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में एडिटर एंड चीफ बोल टेलीविजन है नज़ीर लगारी। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज भी हमें ज्वाइन करेंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। इमरान सुलेमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। वज़ीर आज़म के आज के स्टेटमेंट्स के हवाले से सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि गुफ्तगू की जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इससे पहले भी कह चुके हैं कि अब हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बार फिर से उन्होंने कहा है, लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान तो अमन चाहता है अफगानिस्तान में। क्या अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो कुव्वतें हैं, अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो हुकूमत है, क्या वो भी अमन चाहती है? क्योंकि इससे पहले सुपर पावर 30 साल तक लड़ चुकी है वहां पर जंग, कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान लड़ लेगा तो क्या होगा? तो वो यही चाह रहे हैं कि बदअमनी रहे और उनकी हुकूमत कायम रहे। देखें, बात यह है कि ये एग्जैक्ट बेस्ट क्वेश्चन यही है कि वहाँ पर कौन अफगान गवर्नमेंट अमन चाहती है या नहीं चाहती है। पाकिस्तान विदाउट डाउट, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हों, आपके चीफ आर्मी स्टाफ हों, फॉरेन मिनिस्टर हो, एवरीबॉडी इज़ वेरी कैटेगोरिकली सेड कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है कि अफगान ओन्ड अफगान लेड डायलॉग हो और जो अवाम अफगानिस्तान के फैसला करेंगे पाकिस्तान को एक्सेप्ट करेगा। नो डाउट्स। इशू ये है कि सबसे बदनीयती जो है वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट की, अफगान हुकूमत की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की हैं, जो कि रॉ के पिट्ठू अफगानिस्तान इंडिया के। और जाहिर है कि उनको अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अफगान गवर्नमेंट को अमेरिका रिमोट से कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका चाहे तो आपका क्या मतलब है वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई जरूरत है कि स्टेटमेंट दें या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऐसी बात करे। सो एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। सेकंड ये कि अगर वहाँ पर अमन हो तो किसको सूट करता है? सबसे ज़्यादा सूट करता है इस रीजन में। इसमें रशिया है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं,
चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, टर्की है, ताकि एक यहाँ पर अमन होगा तो सेंट्रल एशियन स्टेट से पाकिस्तान का कारोबार भी होगा, उनको गवादर पोर्ट तक रसाई हासिल होगी और एक कार्रवाई ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से चल पड़ेगा। किसको सूट नहीं करता? सबसे बड़ा ये इंडिया को जो एक दहशतगर्दों का टोला वहाँ बैठा हुआ है, उनको सूट नहीं, क्योंकि अगर वहाँ अमन हो जाएगा तो ना वहाँ पर रॉ ऑपरेट कर सकेगी, ना वो तहरीक तालिबान सपोर्ट कर सकेंगे और दीगर कुव्वतें हैं उनको सूट नहीं करता। अब यही सवाल मैं रखूंगा इमरान सुलेमान के सामने। इमरान साहब, आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, क्या अमन मुमकिन है वहां पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, अमन बिल्कुल मुमकिन है। अब तो सूरत हाल सिर्फ ये है कि पहले जो मामला थे वो कुछ अमेरिका के पास थे, आज भी अमेरिका की ख्वाहिशात हैं कि वो अफगानिस्तान पर अपना कंट्रोल कर सके। और जो अमन की बात है तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये दो फरीकें हैं, जिसमें एक तालिबान है और दूसरा खुद काबिल की हुकूमत है। अगर ये दोनों मिल बैठकर बातचीत करने पर आमादा हो जाए तो तभी कहीं जाकर ये मामला एक तरफ लगते हुए नजर आते हैं। अलावा अभी तो खदशा इस बात का है कि तालिबान का जो कंट्रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस सारे सूरत हाल के अंदर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो पाकिस्तान है उस पर जो असरात पड़ेंगे वो ये है कि इनके अभी कुछ हालिया दिनों में 100 के करीब फौजी जो है वो पाकिस्तान के पास आए और उन्होंने पनाह के लिए दरखास्त की, जिसे हमारे रवायती तौर पर कबूल तो कर लिया गया मगर अफगान हुकूमत को वापस कर दिया गया। इसी तरीके से पाकिस्तान में माजी में हमने देखा कि 25 से 30 लाख अफगान महाजरीन जो है इस इन झड़पों की वजह से, अगर ये बदअमनी फैलती है तो इन झड़पों की वजह से मजीद अफगानियों का यहाँ पर आ सकती है और पाकिस्तान पर जो असरात होंगे वो माशी और माशरती तौर पर दोनों ही सूरतों में पाकिस्तान इस बर्डन को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में तालिबान के बहुत से हामी मजहबी जमातों में लोग बैठे हुए हैं। उस सारे सूरत हाल में जो ये अगर खुल्लम खुला तौर पर सामने आ जाते हैं तो पाकिस्तान में अमन और सुकून का मसला पैदा हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल में अफगान फौजियों की, अफगान जो लड़ाका लोग हैं तालिबान के, वो भी अगर पाकिस्तान में किसी तरीके से दाखिल हो जाते हैं तो माजी की तरह वो खदशात रद्द नहीं किया जा सकता कि जिसमें हम इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि 70,000 हमने पाकिस्तानियों के जान का नजराना पेश किया है। और अमन की बात जो आपने शुरू में की थी, वो अमन अब सिर्फ तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान ही मुमकिन है। अमेरिका तो 31 अगस्त तक मुकम्मल वादे फारिग हो जाएगा और तालिबान को अपनी फतह का जश्न पहले से ही मना रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना कि अफगान हुकूमत जो है क्या वो तालिबान के साथ बैठने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस वक्त बराबर की सूरत हाल नहीं है। अगर वो बैठने के लिए तैयार होने का सोचें भी तो तालिबान की वहां पर अगर अक्सरियत होती है, ज्यादातर इलाके में वो काबिज होते हैं, तो वो क्यों बैठना चाहेंगे एक टेबल पर, जिससे पहले पाकिस्तान चाहता था कि ये एक टेबल पर आए और अपने मामलात को हल करें। लगारी साहब, आपके सामने वैसे ये सवाल रखना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अफगानिस्तान के हवाले से, आप समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इससे बेहतर स्टैंड पाकिस्तान ले नहीं सकता था? नहीं, इससे बेहतर स्टैंड पाकिस्तान के पास कोई ऐसा सामने नहीं है। पहली बात तो ये है, क्या जो है वो हमने तालिबान के लिए कोई ऐसा उनकी माली या अस्करी कोई मदद की है जिसके बारे में हमें कहा जाए कि जनाब आपने ये मदद की है? ये बात बहरहाल जो अभी इमरान सुलेमान साहब कह रहे थे, ये ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी जमातें या कोई और जमातें ऐसी हैं जो उनके बिहाव पर हमारे मुल्क की सूरत हाल ख़राब करती हैं, तो मेरे ख्याल में नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तालिबान अगर पाकिस्तान के हालात को ख़राब करें, तालिबान जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, अगर वो पाकिस्तान, उनकी वजह से पाकिस्तान में हालात ख़राब हों तो पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल को क्रश कर देना चाहिए, इन ऑल मीन्स क्रश कर देना चाहिए। और जो भी ऐसा हो, पाकिस्तान का मफाद पहले होना चाहिए। हम 40 साल से अफगानिस्तान की दलदल में फंसे हुए हैं, हमें निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम एक तरफ से निकलते हैं फिर दूसरी तरफ से फंस जाते हैं। आप एक सोवियत यूनियन चला गया, उसके बाद इनकी आपस की लड़ाई ने तबाह कर दिया, फिर उसके बाद तालिबान आ गए। तालिबान अभी बैठे ही थे कि तालिबान को 2001 में इक़्तिदार से अलग कर दिया गया और नए इंतज़ाम में बॉन में फैसला हुआ जी हामिद करज़ई आ जाएँ। ठीक है जी, हामिद करज़ई आ गए, लेकिन हामिद करज़ई जब आए तो साथ में नेटो फोर्सेज आई, साथ में अमेरिका आया, तमाम मुल्कों की, कोई उस वक्त 50-60 से ज़ायद मुल्कों की फ़ौजें यहाँ पर आकर अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी।
तो इस सारी सूरत हाल में तो हालात ख़राब हुए हैं, हालात अच्छे नहीं हुए। पाकिस्तान ने उस वक्त जो अमेरिका को सपोर्ट करने का फैसला किया, जो अमेरिका की डिक्टेशन पर जो कुछ कहा, कोलिन पावल ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जूं का तुम मान लिया, हाँ जी हम ये करेंगे, हाँ जी हम ये करेंगे। लेकिन हाँ उस वक्त वो उस हवाले से तो कहते हैं कि हमारे पास और ऑप्शन था नहीं, और हम अगर ना बनते तो कुछ ना कुछ हो जाता और हमें बनवा दिया जाता। ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं था क्योंकि सुपर पावर थी। लेकिन अभी सर मौजूदा सूरत हाल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो कुछ स्टैंड लेता है, क्या पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद तालिबान है उस पर उनका इफेक्ट होगा और वो कार्रवाई कम से कम नहीं करेंगे पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन में? नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमें इस तरह की पोजीशन क्यों लें हम? अच्छा, हमें कौन सी मैसी, हमारे पास दुनिया की एक बेहतरीन फौज मौजूद है, हमारे पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज मौजूद हैं, हमारे हालात क्यों खराब करेंगे कोई भी हो? और हमारे मुल्क के अंदर कौन सी ऐसी सियासी जमात है किसी गैर मुल्की मामले के अंदर हमारे मुल्क में हालात खराब करे? और क्या हुआ था जब, अच्छा पहले क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने दिफाए अफगानिस्तान कौंसिल बनाई थी तो कौन सा इन्होंने पहाड़ तोड़ दिए थे? जब इन्होंने दिफाए इराक कौंसिल बनाई थी तो कौन से पहाड़ तोड़ लिए थे? ये सारी की सारी जमातें जो हैं यहाँ पाकिस्तान में अपनी गलियों सड़कों में आकर लोगों को जो है हिरासमेंट करें, ये एक सूरत हाल है। मैं कहता हूँ आप इस मामले से अलग रहें ना, जिस तरह से कर रहा है। तालिबान ने फतह हासिल करनी होगी तो वो कर लेंगे, और उससे कोई लेना देना नहीं है कि जो कुछ अफगानिस्तान में होता है। वज़ीर आज़म खैर यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान और अफगान अवाम होंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त जो अपोजिशन जमाते हैं, आप क्या नहीं समझते हैं कि उनको भी एक पेज पर आने की जरूरत है, हुकूमत का साथ देने की जरूरत है? हम देखते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म, 3 बार के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रहने वाले, वो अब्दुल्ला मोइब से मिलते हैं। मैसेज क्या दिया जा रहा है? और इस वक्त जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी एक पेज पे लाने की हुकूमत कोशिश करे, बल्कि खुद ही उनको चाहिए कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में, इंटरनल पॉलिटिक्स में जो भी चल रहा है उसको एक साइड पे रखते हुए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसका असर पाकिस्तान पर हो सकता है उस पर कम से कम एक पेज पे आ जाएं। देखें, मैं बिल्कुल इसमें नज़ीर लगारी साहब मेरे से मुत्तफिक होंगे कि पूरे पाकिस्तान को नेशनलिज्म पर इकट्ठे होना चाहिए। वो जो स्टैंड लिया कहते यूनाइटेड पाकिस्तान में, और यही बात इसीलिए अगर आपको याद हो तो आर्मी ने बहुत ही डिटेल्ड ब्रीफिंग की है पार्लियामेंटेरियंस को, 8 घंटे चली है, एक एक एस्पेक्ट बताया गया उनको, इंडिया के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, फोर्थ कमिंग प्रॉब्लम के बारे में, पाकिस्तान का स्टैंड क्यों है कि हमने अब इस वक्त पीस की बात करनी है, लड़ाई की कोई बात नहीं करनी है, हमारी क्या वजूहात हैं, और ये हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, इसके ऊपर हमने बड़ा क्लियर बता दिया। अफसोसनाक बात यह है कि आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसको शर्म नहीं आती है, 3 दफ़ा रह चुका, उस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिला है अहमदुल्ला से, जिसने पाकिस्तान के बारे में बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम इससे कोई भी इससे ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। एंड देन ही मीट्स हिम और बताते हैं उनको कि जी पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट तालिबान को करता है, पाकिस्तान के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर, आई मीन ये कोई एक इंतहा हो चुकी है। हम अपने मुल्क के अपने खुद दुश्मन हैं, और हाइब्रिड वॉर में यही होता है कि दुश्मन आपको मीडिया के थ्रू और आप वो दूसरी चीज़ों के थ्रू, नैरेटिव के थ्रू वो विन ओवर करता है। यही अपोजिशन का हाल है। क्या अपोजिशन को नहीं पता, ब्रीफ किया गया, सबको नहीं पता कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान के बारे में, और पीस के मन के, और इसके फॉलोअप क्या होंगे अगर वहाँ सिविल वार हो जाती है, इसके पाकिस्तान पे कितने खुदा न खादा असरात होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी, पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस होगा, अफगानिस्तान बलोचिस्तान में इंडियन रॉ वहाँ बड़ा ऑपरेट करके वहाँ नुकसान करेगी, जिसकी वजह से हमारा CPF मनसूबा डिले हो जाएगा, हमारा सेंट्रली इसलिए कनेक्टिविटी नहीं होगी, हम उनसे तजारत नहीं कर सकेंगे, हमें गैस पर चाहिए वो नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की मिल के अभी भी अफगानिस्तान में तालिबान को समझा रहे हैं। ये इसलिए अफगान तालिबान अब समझ गए, इसलिए वो अब ज़्यादा पेशकदमी नहीं करें। लेकिन अगर अमेरिका इस वक्त तालिबान के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है, बॉम्ब बरसा रहा है, व्हाट डज इट मीन? दे डोंट वांट रेस्ट इन अफगानिस्तान, लेफ्ट वेरी क्लियर। आई एम श्योर नज़ीर लगारी साहब इसको सपोर्ट करेंगे। अमेरिका अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता, अफगानिस्तान में अमन होगा
तो पाकिस्तान में अमन होगा, हमारा सीपीएफ बन जाएगा। ना सिर्फ पाकिस्तान में अमन होगा बल्कि खित्ते में सर अमन होगा, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इमरान सुलेमान साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल की बात की जाए, अपोजिशन पार्टीज के स्टैंड की बात की जाए, वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब मिलते हैं हमदुल्ला मुहिब से, तो इस मैसेज को आप कैसे देखते हैं और क्या इसका असर होगा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है अफगानिस्तान के हवाले से उस पर? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को खासतौर पर इमरान खान साहब को दावत देनी चाहिए। ये तमाम सियासी झगड़े अपनी जगह पे, लेकिन जहाँ मुल्क की सालमियत की बात आ जाए तो वहाँ पर हमें अपने घर को बचाने की जरूरत है। हमने अगर सियासी जमातों के किरदार की बात करें तो फैटफ के मामले में अगर मैं समझता हूँ कि हालांकि ये सियासी जमातें वही सियासी जमातें हैं जो छापा हुकूमतों में रही, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग और जिनकी करप्शन की वजह से पाकिस्तान जो है वो फैटफ के अंदर गया। और इनको ये चाहिए था कि जब फैटफ का मामला आया तो हुकूमत का मुकम्मल तौर पर साथ देना चाहिए था इन सब जमातों को मिलकर। और अब तो वक्त ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत खुद इस मामले में फैटफ के साथ बराह रास्त मुलविस है, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना चाहता है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जब हिजबुल्लाह जो उनका मुशीर तर्जमान है, जो उनका जब इलेक्शन के दौरान कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे तो उन्हें नवाज शरीफ साहब को उनसे नहीं मिलना चाहिए था। ये पाकिस्तान की सालमियत और हमीयत का मामला है। इसमें मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल इनकार कर देना चाहिए। तो हमने देखा कि इसहाकडार साहब ने ये मीटिंग अरेंज करवाई और इस मीटिंग के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर के जो किस्से थे वो उनको सुनाए और ये बताने की कोशिश की तो जो अमन था वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये तमाम चीजें जहाँ तक इनको खुश करने की कोशिश थी वो भारत को साथ में जाकर जुड़ती है। और भारत के साथ माजी में नवाज शरीफ साहब की जो मोहब्बत रही है वो हम सबके सामने है। 2013 के इलेक्शन के अंदर जब नवाज शरीफ साहब भारत में गए थे तो वो न सिर्फ मोदी की खुशनुदी के लिए गए थे बल्कि वो ये भी समझ गए थे कि आने वाले दिनों में हमें वही करना है जो अमेरिका कहेगा, और अमेरिका कहेगा तो मैं चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। और अमेरिका की जो खुशनुदी है वो भारत के साथ जुड़ी हुई है। और अमन के लिए सियासी जमातों के लिए इमरान खान साहब जो इस वक्त दौरा करने आ रहे हैं, आप देखिएगा। लेकिन सर अब इस तरह की बातें तो इमरान खान साहब भी मोदी साहब के हवाले से कर चुके हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएं, उनके लिए तमाम तर उनकी नेक ख्वाहिशात हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे मोदी के तो इस तरह की बातें तो इमरान खान साहब भी करते रहे। एनी हाउ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा लगारी साहब। अब जो पाकिस्तान के अंदर 30 लाख महाजरीन मौजूद हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कई बार जिक्र कर चुके हैं कि इनको अब अपने मुल्क में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब इल्ज़ामात अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जाते रहे हैं कि इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी चाहते हैं और बदअमनी वो फैला रहे हैं। तो क्या बेहतर नहीं है कि पाकिस्तान कुछ स्टैंड ले और चलें दिल पे भारी पत्थर रख के हम इन रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान में भेज दें ताकि कम से कम हम अपना जो मुल्क है उसको सिक्योर कर पाएं? दिल पर भारी पत्थर क्या रखना, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है दिल पर भारी? अगर आपके पास हैं रिफ्यूजीज और वहाँ की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम क्या 40 साल किसी भी मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार तो नहीं है ना, हमारा कोई कसूर तो नहीं है। वहाँ पर अमन के मौके भी आए हैं, वहाँ ऐसा भी है कि वहाँ अमन कायम हुआ। वो तालिबान दौर के अंदर तो ऐसा हुआ था, ना पोपी काश्त हो रही थी और ना ही वहाँ पर गोली चल रही थी। उस दौरान में वापस भेज दिया जाता है कि भाई आप चले जाएं वापस। तो अब तो उनकी नस्लें भी हो रही हैं। अब हम उन्हीं को खड़े हुए हैं 30 लाख पर, तो 30 इतने पिछले 15-20 साल में जो उनकी नस्लें में पल बढ़ उनकी आबादी यकीनन बड़ी होगी। एक दो चीज़ें वैसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि नवाज शरीफ का मोदी के हर बर्दारी में जाना जो है वो उनका इनफरादी फैसला था। मैंने इंतहाई ज़िम्मेदार, बहुत ज़िम्मेदार एक अफसर, फौजी अफसर से, आला फौजी अफसर से पूछा था कि भाई नवाज शरीफ को दावत आई है, उसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, वो जाएं और ज़रूर जाकर उसमें शामिल हूँ। अच्छा, ये एक अकेला मैं नहीं था, ये सवाल तो मेरा था, लेकिन उस वक्त जो है 1.5-2 दर्जन बल्कि इससे भी ज़्यादा हमारे और दोस्त भी मौजूद थे और उन्होंने ये बात की थी। तो अब इन बातों को कहना कि वो मोदी के हलबर्दारी में गए थे, कुछ चीज़ें उसमें से निकालना, मेरे ख्याल में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इमरान खान ने भी बहरहाल कहा था कि मोदी जीत गए तो कश्मीर का मसला हल होगा। अगर कश्मीर के मसले का हल ये है कि ऑक्युपाइड कश्मीर, लद्दाख और जम्मू वो इंडिया के पास रह जाए और बाकी हमारे पास रह जाए, तो शायद कश्मीरियों को ये सूरत हाल कबूल नहीं होगी। हम इस सूरत हाल को वंस फॉर ऑल हल करने का ये है तरीका कि अक़वाम मुत्तहिदा से कहें कि
कि भाई आप आएँ, अपना किरदार अदा करें, आप रेफरेंडम कराएं और आप जो है इस्तिस्वाब राय कराएं, लोगों से पूछें लोग अपना क्या फैसला करना चाहते हैं, तो वो फैसला अक़वाम मुत्तहिदा करेगा। ये नहीं करेगा कि इंडिया ने अपने तौर पर 370 को रिवोक कर दिया और कहा कि ये हमारे पास, वो स्टेट का भी उसको दर्जा नहीं है, वो सूबे का दर्जा भी नहीं है, उसको डायरेक्ट मरकज़ के कंट्रोल में ले लिया है और कठपुतली के तौर पर वहाँ चलाया जा रहा है सारा सिस्टम। और वो तो एक फ्रॉड है, दुनिया के साथ फ्रॉड है। इस 370 के रिवोक करने के बाद जो है वो तो एक फ्रॉड है जो इंडिया कर रहा है, उसके होते हुए भी वो फ्रॉड ही कर रहा था। पाकिस्तान अपनी पोजीशन को कमजोर न करे कि उस मुतालबे से हट जाए, कहे कि जी हम अपने तौर पर इनफरादी तौर पर ये फैसला करना चाहते हैं। तो कश्मीर के मामले में तो हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। ठीक है, पॉइंट आ गया मेरे पास। बस कुछ इस सेगमेंट में मिनट्स बाकी रह गए हैं। मैं चाहूंगा कि ब्रिगेडियर साहब से लास्ट सवाल कर लूँ। ब्रिगेडियर साहब, अब जो 30 लाख महाजरीन हैं वो इससे पहले 30 लाख थे, अब यकीनन ज़्यादा भी हो गए होंगे। मुमकिन है कि इन अफगान महाजरीन को वापस भेजा जाए? देखें, यही बात सबसे अहम है जो पाकिस्तान चाह रहा है कि हम अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमन होगा वहाँ पर एक बेस्ट एथनिक बेस्ड ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी, तो पाकिस्तान का सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू यही उनसे होगा कि हमने 30-40 साल आपके अफगान रेफ्यूजीज को रखा है, क्योंकि ये पश्तून भाई हैं और हमारे पास बहुत पश्तून पॉपुलेशन है, इसलिए हमने मेहमान नवाजी कर ली, क्योंकि ये आपके शहर हैं, अब आप इनको ले जाएं। ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि हम चाहते हैं पीस हो, नॉट ओनली कि मतलब टेरिटरी में शिफ्ट हो, अमन होगा तो बलूचिस्तान में अमन होगा, अफगान रिफ्यूजीज वापस जाएंगे। वो ये बहुत बड़ी नर्सरी है जहाँ पर उधर से एलिमेंट आते हैं, वो रिफ्यूज लेते हैं। अफगान पश्तून्स को रेफ्यूजीज को नहीं पता होता, उसमें वो बैठते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाई करते हैं। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि अफगान बड़े इज्जत एहतराम से ये अफगान रिफ्यूजीज वापस अपने मुल्क में जाएँ और वहाँ का जो भी एक कारोबारी ज़िंदगी है उसका स्टार्ट करें, सेटल हो जाएँ। और पाकिस्तान जो इतना इकोनॉमिक लॉस कर चुका है ओवर $150 बिलियन का, वो हमारा और कम हो। और यही नुकता नज़र हम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर को भी रिफ्यूजीज वालों को कहते हैं, अमेरिका को कहते हैं, अपने रीजनल कंट्रीज को कहते हैं। और एक सबसे अहम बात इस वक्त ये कि जो रशिया, पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान के जो एक इत्तेहाद हो रहा है, जो पूरा जोर लगा रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए, मुझे तो कम अज़ कम ऑप्टिमिस्टिक कि अल्लाह करे कि ये प्रिवेल करे, सेंस प्रिवेल करे, अफगानिस्तान में अमन कायम हो, वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड एथनिक गवर्नमेंट बन जाए जो कि बाद में इक़्तिदार को मुंतकिल किया जाए, फिर वो आगे चलाएं। आई थिंक ये वहाँ की रेसिपी है जो हम। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आपने वक्त दिया। इमरान सुलेमान साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी शुक्रिया। लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो हल्का NA-38 है सियालकोट का, वहाँ पर क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, एक्सपेक्टेशंस थी इस तरह की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ, वज़ीर आज़म नया कौन होगा, इस सवाल से ही बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे सियालकोट के हल्का PP-38 की, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि इससे पहले हम 14,000 की लीड से जीते थे, इस बार इससे भी ज़्यादा लीड से हम हराएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन इसके बरक्स हुआ। 7,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। अगर इससे पहले के इलेक्शंस पर नज़र डाली जाए तो 9 जो हुए थे ज़िमनी इंतखाबात, उनमें से 8 में अपोजिशन की जमातों ने फतह अपने नाम की थी और एक में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकी थी। और इस हवाले से यही कहा जाता था अपोजिशन की जमातों की जानिब से कि अवाम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर चुके हैं। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये तो पुरानी एक रीत है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर वही हुकूमत बनाती है जमात जिसकी इस्लामाबाद में या वफाक में हुकूमत होती है। लेकिन जिस तरह की लीड से हारी है या जितनी सीटें कम हासिल कर सकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, तो क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम नहीं है कि उनका अपना बयानिया
जो है उसमें तजादात है, इसलिए जो उनके वोटर हैं वो मखमसे का शिकार हैं कि जो नायब सदर हैं वो कुछ कह रही हैं और जो पार्टी के सदर हैं वो कुछ कह रहे हैं। एक ट्वीट भी नहीं करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, ना सियालकोट इलेक्शन के हवाले से, और जो रन की जाती है तमाम मुहिम वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से रन की जाती है। तो क्या यही वजह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो शिकस्त रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पर उनकी अपनी सीट जो कि सियालकोट में थी उसके हारने के पीछे? हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगारी साहब और हमें हामिद खान साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट ने। बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपके भी वक्त का। लगारी साहब, आप ज़िमनी इलेक्शन में हार या जीत को पैमाना समझते हैं हुकूमत के मकबूलियत या फिर गैर मकबूल होने का? मेरे ख्याल में इस तरह से एब्सोल्यूट स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते कि जी जो बाई इलेक्शंस हैं उसके अंदर फैसला कौन होता है कि हुकूमत पॉपुलर है या अपोजिशन पॉपुलर है। इस तरह का कोई फैसला हम कोई स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते। असल बात यह है कि जब पंजाब में या सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त अपोजिशन का बयानिया दूसरा था। अपोजिशन स्टैंड कर रही थी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और बड़े शद्दोमत के साथ वो हुकूमत के जाने की बातें कर रही थी और भाई हम छोड़ेंगे नहीं, हम बस ले जाएंगे, पछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इमरान खान तो बस रहेंगे नहीं, ये बस अगले दिन चले जाएंगे, उसके अगले दिन चलेंगे। वो एक बयानिया बना हुआ था। वो बयानिया जो है वो अब मौजूद नहीं रहा है। इन्होंने तमाम सरेंडर कर लिया PMLN ने और कहा कि हम तब्दीली नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो 5 साल पूरे करें। तो बाकी वोटर जो है, अगर आपने इन्हीं के साथ चलना है अगले 2 साल भी, जिस तरह पिछले 3 साल चले हैं, और आपके PDM में तकरीरें और नारे सब ऐसे ही थे, हवा के थे, तो लोगों का दिमाग ख़राब है कि वो अपनी दुश्मनियां मोड़ लें और कहें कि जनाब हम अपोजिशन के साथ जाते हैं, हम हुकूमत के साथ नहीं जाते हैं। तो ना इनका इंटेंशन था, ना इनकी मर्जी थी, ये एक हवा थी जो हवा चल रही थी PDM की। PDM बनाई और PDM में सबसे पहले रिट्रीट, वापसी का सफ़र जो है वो PMLN ने किया। और यहाँ पर देखें अब आप और आगे जाएं। सर कैसे किया वैसे ये PMLN ने वापसी का सफ़र कैसे तय किया? आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब PDM बनी हुई थी उस वक्त ही ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस्तीफे नहीं देगी, इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है। इस तरह की बातें लाया कौन था? इस तरह की बातें तो नहीं थी। एंड उस वक्त जब आप चाह रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए लाहौर से इस्लामाबाद या कराची से इस्लामाबाद या कोयटा से इस्लामाबाद या पेशावर से इस्लामाबाद, जब तैयारियां हो रही थी, जब यहाँ सिंध में जो है वो दौरे कर रहे थे मुराद अली शाह भी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कि यहाँ से काफिले जाएंगे, यहाँ से काफिले जाएंगे, एंड उस वक्त ये शर्त आ गई कि जनाब पहले इस्तीफे दे दें। और पहले वो कहा गया था कि ये आखिरी ऑप्शन होगा, हम पूरे के पूरी सोसाइटी को मोबिलाइज कर लें और सोसाइटी को अपने साथ मिला लें, फिर हम चलेंगे आगे। सोसाइटी तो साथ दे रही थी। इन्होंने तो आखिर में कोई डील की, कोई मसला हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कहा नहीं भी हम तो कबूल कर रहे हैं, हमें इनको अगले 2 साल के लिए भी हमें इनके साथ खुश हैं, हम राजी रहेंगे इनके साथ। तो फिर लोगों ने ये सोचा कि भाई इनके साथ रहने का क्या फायदा। भाई अभी आप इलेक्शन करवाएं, किसी लाहौर में कोई बाई इलेक्शन होता है, अगर मैं कहता हूँ गुजरांवाला में कोई बाई इलेक्शन होता है तो रन करेगी हुक्मरान पार्टी और वो कामयाबी हासिल करेगी, इसलिए कि नून लीग अपने बयाने से और नून लीग आपस में बटी हुई है। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मरियम नवाज के साथ होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ के साथ स्टैंड करते हैं। वो तो अकेली वहाँ इलेक्शन की मुहिम चला रही, सिर्फ परवेज रशीद उनके साथ थे और कोई एक वो अपना मरियम औरंगजेब थी और उनके साथ तो कोई था ही नहीं। उनकी वही उस्ताद टीम जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जिन्होंने इनको ट्रेनिंग की थी, वही उनके साथ थे। और वो जब नहीं वो उनके अलावा बाकी पार्टी कहाँ थे? शाहिद खाकान अब्बासी कहाँ थे? एहसन इकबाल कहाँ थे? ख्वाजा आसिफ कहाँ थी? वो अपना हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहाँ? और लोग थे, किसी ने भी अमीर मुकाम तक नहीं थे, जो इधर उधर के उनके लीडर्स थे वो तक नहीं थे। तो उनके साथ तो कश्मीर में कोई था ही नहीं, अकेली वो कर रही थी। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूँगा कि हामिद जी इस हवाले से जो है वो सवाल यकीनन किया जाए, लेकिन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हामिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्या समझते हैं जिस तरह की मुहिम चलाई गई आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़ास तौर पे, और फिर जो सियालकोट में जिस तरह की मुहिम चलाई गई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है कितनी अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? थैंक यू वेरी मच कामरान। देखें, जिस तरह लगारी साहब भी कह रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जिस अंदरूनी इंतशार का शिकार है
वो सबको नजर आ रहा है। और शहबाज शरीफ साहब जिस तरह खामोशी से बैठे हुए हैं और कोई प्रैक्टिकली पार्ट नहीं ले रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो इंतशार है वो मुस्लिम लीग के वर्कर्स में भी नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग की जो कमेटियां हैं उसमें भी नजर आ रहा है। उसके साथ साथ सबसे अहम बात ये कि सियालकोट का ये जो PP38 है जिसमें सलीम बरियार साहब के बेटे जीते हैं, इसके अंदर ना सिर्फ PTI का अपना बड़ा किरदार है और PTI की एक बात फिर नजर आया कि PTI अवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। दोबारा से जो वो खदशात थे कि जी शायद ये पॉलिटिकली वीक हो रहे हैं या अवामी नुमाइंदगी में इलेक्शन हारे हैं, तो शायद ये एक तासुर जा रहा था, इसको काफी हद तक खत्म होने में मदद मिलेगी, PTI को बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इसमें मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि ये जो सियालकोट का इलेक्शन है इसमें सलीम बरियार साहब जो हैं उनकी अपनी बड़ी एफर्ट शामिल हैं और उस हल्के में उन्होंने बड़ा काम किया हुआ था बगैर इलेक्शन के आने से पहले। और यही खूबसूरती होती है जब आप हल्के के अवाम के साथ इन टच रहते हैं तो अवाम उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर एक सियासी एक समझ ले ट्रेंड सा बन गया है कि आपने इलेक्शन जीत रहे हैं तो वापस नहीं आना, और अगर आपने इलेक्शन के करीब महीना 2 महीने पहले की तैयारी करनी है और उसके बाद आपने अवाम की तरफ देखना नहीं है। सियालकोट के अंदर पब्लिक जो है वो पढ़ी लिखी है, बिजनेसमैन तबका है, वो ये देखता है कि उनके साथ कौन है, उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ कौन है। और इस हवाले से PTI ने एक बार फिर बेहतर कैंडिडेट सिलेक्शन किया और ये एक बहुत बड़ी वजह थी PTI की इस सियालकोट के इलेक्शन में कामयाबी की। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है कि ये जो जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस की वजह से है या फिर अपोजिशन की नालायकियों की वजह से है? बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने वक्त दिया। नज़ीर लगारी साहब दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बात अब कोरोना की सूरत हाल के हवाले से भी कर लेते हैं। कोरोना की सूरत हाल है बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में अगर ओवरऑल बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 76 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। डेल्टा वेरिएंट जो है वो पंजे गाड़ना शुरू कर चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये भारतीय वेरिएंट है और शदीद मुतासिर हो रहे हैं इस वेरिएंट की वजह से भी पाकिस्तान में मौजूद लोग। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। जैसे ही डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ना शुरू हुए तो उसके बाद लोगों ने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख किया। लंबी लंबी कतारें हैं इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर। हुकूमत की जानिब से भी सख्तियों में मजीद इजाफे की बातें की जा रही हैं। पंजाब की बात की जाए तो कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों का सरकारी दफातर में जो दाखिला है उसको बंद करने की बात की जा रही है। और दूसरी जानिब अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन तो जारी रहेगा, ताहम अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो इस हवाले से बात की जा रही है कि 31 अगस्त के बाद आप इवन अंदरूने मुल्क भी हवाई सफ़र नहीं कर पाएंगे। मज़ीद तफसीलात लेंगे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। डॉक्टर राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सर सबसे डेल्टा वेरिएंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा, कुछ इतलात ये भी हैं कि इसके सिम्टम्स उस तरह के नहीं हैं जो कि पहले डेल्टा के वेरिएंट्स जो कोरोना के वेरिएंट्स में मौजूद थे। किस तरह के सिम्टम्स हैं इस डेल्टा वेरिएंट के और कितने मुख्तलिफ हैं? जी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। डेल्टा वेरिएंट इस वक्त तकरीबन 100 ममालिक में फैल चुका है और जिस मुल्क में ये जाता है वहाँ का डोमिनेंट स्ट्रेन हो जाता है, यानी कि जो पहले स्ट्रेन हैं उनको ख़त्म कर देता है। साइंस और सिम्टम्स या अलामात इसकी वही हैं जो आपके पहले वेरिएंट्स की थी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान में बाज़ लोग ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं गला ख़राब होने की और रनिंग नोज़ या बहता हुआ नाक, तो ये दो प्रीडोमिनेंट है निस्बतन उसके के जो सूंघने की और जायके की बाज़ दफ़ा हिस्स ख़त्म हो जाती थी वो निस्बतन कम आ रही है, लेकिन अलामत तकरीबन वही हैं। ओके अब और सर टेस्ट के हवाले से बताइएगा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि टेस्ट के अंदर भी पता नहीं चलता है कि आपको कोरोना है या नहीं है अगर आपको डेल्टा वेरिएंट आपके ऊपर अटैक करता है। इसमें किस तक सच्चाई है? देखिए, एक तो हमेशा कोई भी टेस्ट हो उसमें फॉल्स नेगेटिव होते हैं, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो फॉल्स नेगेटिव के बगैर हो, तो नंबर 1 तो वो हो गया।
दूसरा ये कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो पीसीआर वगैरह को उनको रीट्यून करना पड़ता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो शुरू में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है कि जब आपको सारी अलामात भी हैं, सारे आपके लैब टेस्ट भी बता रहे हैं, लेकिन जब आप पीसीआर कराते हैं तो वो नेगेटिव होता है। लेकिन याद रखिए कि अगर एक वबा फैली हुई है, और ये असूल है पब्लिक हेल्थ का, वबा फैली हुई है तो फिर अगर आपको वो वाली बीमारी की अलामात आपके अंदर 1 या 2 आ जाए तो समझिए यही कि आपको वही बीमारी है। यानी कि अगर आपको आजकल के दौर में ज़ुकाम या गला ख़राब हो रहा है तो इसको ज़ुकाम गला ख़राब ना समझिए, बल्कि यही समझिए को खुदा न खास्ता कोरोना हो चुका है और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें ताकि आपके घर वाले बच सकें। क्योंकि डेल्टा जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ घर वालों को सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेता है, क्योंकि ये आसानी से फैलता है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप अपने घर वालों को अपनी इन्फेक्शन से बचाएं। ठीक है। अच्छा राना जवाद असगर साहब, अब एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक आम शख्स है, वो किन सिम्टम्स को मद्देनजर रखे? अगर उसको वो सिम्टम्स होते हैं तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास या टेस्ट करवाने जरूर चला जाए। अगेन जब कोई बड़ी वबा फैली हो तो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि सारे लोग जा के टेस्ट कराएं। अगर आपको वो अलामात हैं जो लेट्स से कोरोना की जो बड़ी अलामात लोगों के अंदर आती हैं वो यही हैं, किसी को ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया, डायरिया हो गया, जिनके पेट ख़राब हो गया, ये नॉर्मल जो है वही अलामात होंगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बीमारी कोरोना से रिलेटेड है क्योंकि उसमें वही अलामात हैं, तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए। डॉक्टर के पास उस वक्त जाते हैं जब तो आपकी थोड़ी, क्योंकि इसमें याद रखिए 80% को बहुत मामूली अलामात होती हैं, तो हर शख्स को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल से कॉल भी कर दें तो लोग घर पे भी आके टेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि अगर आपको शक भी है, आपको हल्का सा गला खराब होना शुरू है, शक है, तो आप अपने आप को पहले। सर ये तो गला खराब की आपने बात कर दी, अगर किसी को बॉडी एक्स है, बैक पेन है, सर में दर्द होता है, क्या ये भी कोरोना की अलामात में से एक है? देखिए बुखार होना एक अलामत है इसकी सारे। अब लेकिन अब थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी इसकी अलामत नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि बुखार किसी और वजह से भी हो सकता है, जिस्म में दर्द किसी और वजह से भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा वो उसके अंदर जिसे हम कहते हैं ओवरलैप है। लेकिन अगर आपके जानने वालों में किसी को कोरोना है या जिस शहर में आप रह रहे हैं और वहाँ पे कोरोना की पॉजिटिविटी ज़्यादा है, तो फिर आप समझिए, एहतियातन यही समझिए कि आपको कोरोना है और आप पैराडोल ले लीजिए या पैरासीटामोल ले लीजिए। अगर जिस्म में दर्द है आइसोलेट कीजिए, खिड़कियाँ दरवाजे खोलिए ताकि वेंटिलेशन अच्छी रहे, और वो जो और मास्क पहनिए ज़रूर। इवन आप घर पे भी हों तो आप बाकी घर वालों को बचाने के लिए खुद मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये याद रखिए। उसके बाद आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट को भी कॉल कर सकते हैं 1166 पे, वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने टेस्ट कहाँ से करवाना है। ठीक, बाज घर पे भी आके टेस्ट हो जाते हैं। तो सर अब कुछ वैक्सीन के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में वैक्सीन लगाई जा रही है, साइनोवैक और अब मॉडर्ना भी लग रही है, ये दोनों खास तौर पर अगर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए, इस पर किस हद तक कारआमद है? देखिए सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में साइनोफार्म लगी, फिर साइनोवैक लगी, अब मॉडर्ना भी है, फाइजर भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, बहुत सारी थोड़ी सी स्पुतनिक भी इस्तेमाल हुई है। ये तमाम वैक्सीन अच्छी हैं और ये तमाम वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अब रद्द अमल दे रही हैं। हाँ, हर एक वैक्सीन जब उसके सामने जो वेरिएंट आता है तो उसकी अफादियत में कुछ कमी हो जाती है, 10 से 20% वो कम हो जाती है उनकी जो प्रोटेक्शन है। लेकिन अभी तक जो डेटा है, ये तमाम वैक्सीन चाइनीज हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, वो डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ आपको बचाव दे रही हैं, ठीक, बट एट अ रिड्यूस्ड लेवल, यानी कि कम लेवल। इनको आपस में सर अगर आप कंपेयर करते हैं, अब क्योंकि बहुत से लोग ये बल्कि प्रेफर करते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास असर रसूख है, वो कहते हैं कि हम फाइजर ही लगवाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो फाइजर है उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा है? क्योंकि ये भी कहा जाता है इट इज द गुची ऑफ वैक्सीन्स, तो इज इट सो? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो जदीद तरीन तरीके से बनाई गई है, वो भी और मॉडर्ना भी, ये दोनों जदीद तरीन जिसे हम RNA तरीका कहते हैं उसके मुताबिक बनाई गई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा थी। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़ एटलीस्ट फाइजर की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं बाज़ जगहों से, वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। वो भी
फिर साइनोफार्म और साइनोवैक के समझिए उसी लाइन में खड़ी हो गई है जब उसके खिलाफ डेल्टा वेरिएंट आया है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट आखिरी वेरिएंट नहीं है, इसकी तरह के बहुत सारे और आते रहेंगे। तो ये सवाल नहीं है कि आज अगर डेल्टा वेरिएंट है तो हम वो वैक्सीन लगवाएं जो डेल्टा के खिलाफ ज़्यादा अच्छा चलती है, क्योंकि कल हो सकता है दूसरा वेरिएंट आ जाए जिसके खिलाफ वो पहले वाली वैक्सीन ज़्यादा अच्छा दफाव कर रही हो। तो लोगों को इस चक्कर में पड़ने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत। मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई है इसी पैंडेमिक्स के में, और लेकिन मुझे जब पहला मौका मिला तो मैंने ये नहीं सोचा और मैंने कहा जो पहली वैक्सीन मिलती है वो लगवाएं। और उस वक्त सर अब जिन लोगों ने जवाब साहब लगा ली है, पहले जिन्होंने साइनोवैक लगा ली, साइनोफार्म लगा ली या कोई और दूसरी वैक्सीन लगवा ली, क्या वो अब फाइजर की जानिब जा सकते हैं, मोडर्ना की जानिब जा सकते हैं ताकि अपने आप को मजीद प्रोटेक्शन में रख सकें? देखिए, खलीज के कुछ ममालिक के अंदर ये काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने अपने जो डॉक्टर्स थे या हेल्थ केयर स्टाफ को ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए फाइजर की वैक्सीन मसलन उन्होंने 2 डोजेज़ पहले साइनोफार्म लगवाई हैं, फिर 2 डोजेज़ फाइजर की लगवाई हैं। इसके अलावा रिसर्च हो रही है। इवन फाइजर खुद देखिए, जिसे फाइजर कह रहे हैं कि इससे अच्छी नहीं वैक्सीन, वो बनाने वाले ये इस वक्त गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर कि हमें ये, हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसके मुताबिक 6 महीने बाद इसकी भी एक बूस्टर डोज हमें लगानी पड़ेगी ताकि ये डेल्टा वेरिएंट का मुकाबला कर सके। तो ये मसाइल जो हैं ये सिर्फ एक वैक्सीन के साथ नहीं है। और सर कॉकटेल लगा सकते हैं एज इन के एक वैक्सीन जो पहली डोज है वो किसी और वैक्सीन की लगाई जाए, सेकंड किसी और की लगे, इस पे क्या अब तक रिसर्च हो पाई है? देखिए, ये मुख्तलिफ वैक्सीन हैं और मैं आपको इसकी मिसाल दूं, साइनोफार्म की दोनों डोजेज आपको साइनोफार्म की लगवानी पड़ेगी तब उनकी प्रोटेक्शन होगी। साइनोवैक की भी दोनों डोजेज साइनोवैक की लगवानी पड़ेगी तब उनकी प्रोटेक्शन होगी। बाज जो दूसरे तरीके से बनाई गई वैक्सीन्स हैं, एस्ट्राजेनेका है या कुछ है, उसके साथ वो आरएनए वाली कंबाइन करके देख रहे हैं कि हम अगर इसके साथ फाइजर की लगा दें या मॉडर्ना लगा दें तो क्या इसका जो रद्द अमल है वो बेहतर होता है या नहीं होता। तो ये बहुत सारी इस तरह की कम्बिनेशंस की ऊपर तहकीक हो रही हैं। फाइनल डेटा अभी भी नहीं आया, लेकिन बाज़ ममालिक के अंदर जो हेल्थ केयर स्टाफ है, क्योंकि वो एट रिस्क होता है, उनको उन्होंने ज़रूर ये रिकमेंड किया है, वो भी खलीज के ममालिक के अंदर। और कुछ सर बस लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, बस टाइम बहुत कम है। ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से बहुत सी शिकायत आई थी एस्ट्राजेनेका के हवाले से, उस पे अब तक क्या रिसर्च हुई है? क्या ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? क्या दीगर वैक्सीन को लगाने के बाद भी कोई शिकायत आई है कि उसकी वैक्सीन को लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो गई? देखिए आम जनरल पॉपुलेशन में भी ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो इस वजह से जब इसको कंपेयर किया गया जो एस्ट्राजेनेका को लोगों को था तो वो नेग्लिजिबल डेंजर था। और अगर आपको खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो उसके अंदर भी क्लॉटिंग होती है और वो ज़्यादा, उसका जो ख़तरा है आपको वो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपको ये यकीन रखना चाहिए कि इस वक्त ये वैक्सीन्स जो है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस में से 1.5 बिलियन या 1.5 अरब लोगों को इसकी डोजेज लग चुकी हैं मुख्तलिफ वैक्सीन्स की। कहीं से भी किसी भी मुल्क से कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं आया जिसकी वजह से किसी भी वैक्सीन को रोक दिया जाए। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये तमाम वैक्सीन रिलेटिवली सेफ हैं। कुछ एज ग्रुप्स के अंदर एक रिकमेंड की जाती है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, कुछ दूसरे एज ग्रुप्स के अंदर बाज़ दफ़ा दूसरी रिकमेंड की जाती है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा कोई मेजर हमें जो इसका डेंजर साइन है वो नहीं आया। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद अज़म, अपने वक्त दिया बोल टेलीविज़न को। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट से इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।